नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल DS एजुकेटर। यह वीडियो हमारी इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ मूलभूत परंतु महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के बारे में बातचीत की थी। हमने ये जाना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की अवधारणा क्या होती है। साथ ही हमने ये जाना कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे और किन गतिविधियों को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की श्रेणी में कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद हमने ये जाना था कि घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या होता है और इन्हें किस तरह परिभाषित किया जाता है। और वीडियो के अंत में हमने जाना था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय किसे कहते हैं। तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करेंगे। GDP के बारे में, NDP के बारे में, GNP और NNP के बारे में। फिर हम बातचीत करेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। और वीडियो के अंत में हम नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये क्लासेस सरदार पटेल आश्रम कोटा की ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जिस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे वो टॉपिक है GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन की अवधारणा। हमें ये जानना होगा कि अवमूल्यन क्या होता है यानी कि मूल्यह्रास या कहें कि डिवैल्यूएशन होता क्या है। तो मान लेते हैं कंपनी है XYZ लिमिटेड जो 2020 में इस्टेब्लिश हो रही है। तो जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो एक कंपनी बहुत सारे इक्विपमेंट भी इस्टेब्लिश करेगी अपने साथ। तो मान लेते हैं इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में एक मशीनरी इस्टेब्लिश करी और उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए। तो 2020 में इस्टेब्लिश होने वाली इस कंपनी ने ये मशीनरी जो खरीदी वो 1 लाख रुपए की खरीदी। तो क्या 2021 में जब हम इस मशीनरी की दोबारा प्राइसिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी? बिल्कुल नहीं, इसका मूल्य कुछ न कुछ कम हो चुका होगा। बिल्कुल, समय के साथ इस मशीन की वैल्यू कुछ न कुछ कम हो ही चुकी होगी। मानते हैं जब हम 2021 में इस मशीन की फिर से प्राइसिंग करते हैं तो 2021 में इस मशीन का जो मौद्रिक मूल्य है, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू बची वो 90,000 रुपये की बची। यानी कि 2020 से 2021 के बीच में इसका मूल्य 1 लाख से 90,000 हो गया, यानी कि 10,000 रुपये कम हो गया। तो ये जो 10,000 रुपये है ये इसका अवमूल्यन है, ये इसके मूल्य में कमी है यानी इसका डिवैल्यूएशन है। यानी कि इसका रेट ऑफ डिवैल्यूएशन क्या हो गया? 10% पर एनम यानी कि 10% वार्षिक की दर से इसका क्या हो रहा है? मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा की तरफ जाते हैं कि GNP क्या होता है। तो जब राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन की परवाह नहीं की जाती है तो इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद मान लेते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय उत्पाद कैलकुलेट करते हैं और मान लेते हैं कि जिस मूल्य पे हमने इस राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन की है उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शाश्वत रूप से यानी कि हमेशा उतना ही रहेगा, उनके मूल्य में कोई भी डिवैल्यूएशन नहीं होगा, कोई अवमूल्यन नहीं होगा, तो वो जो राष्ट्रीय उत्पाद हमें मिलेगा उस राष्ट्रीय उत्पाद को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी का एक्सटेंशन आगे है कि जब हम राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूल्यन को कंसिडर नहीं करेंगे तो उसे हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और यदि हम अपने कैलकुलेशन में, अपने खाते में अवमूल्यन को शामिल कर लेते हैं तो जो अवधारणा निकल के आती है उस अवधारणा को हम कहते हैं नेट कॉन्सेप्ट यानी कि शुद्ध अवधारणा। यानी कि किसी भी चीज़ में एसेट की वैल्यू कैलकुलेशन के समय यदि हम डिवैल्यूएशन को कंसिडर करते हैं, अवमूल्यन को उसके वर्तमान मूल्य में से घटा देते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो मिलता है नेट यानी कि शुद्ध। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि यदि अवमूल्यन की अपने खाते में गणना की जाती है तो इसे शुद्ध अवधारणा कहते हैं। तो यानी कि जब हम GNP में से डिवैल्यूएशन को घटा देंगे, यानी कि हमने राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर ली और अब हमने ये देख लिया कि डिवैल्यूएशन कितना हो रहा है, वो कैलकुलेट कर लिया रेट ऑफ डिवैल्यूएशन से। तो जब हमने GNP में से डिवैल्यूएशन को घटा दिया तो हमें मिल जाएगी NNP यानी कि
नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में जाना राष्ट्र उत्पाद क्या होता है, फिर हमने जाना कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, और अब हमने जान लिया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इस तरह हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर 3 कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले राष्ट्र उत्पाद क्या होता है, फिर हमने समझा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद क्या होता है, और फिर हमने समझा शुद्ध राष्ट्र उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ इन 3 कॉन्सेप्ट से संबंधित किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मान लेते हैं कोई देश है एक्स जिसकी फिजिकल टेरिटरी कुछ ऐसी है, ना तो कोई देश ऐसा है और न किसी देश की भौगोलिक सीमाएं लगभग इस तरह की हैं। हमने एक काल्पनिक केस लिया कि कोई देश है एक्स जिसकी भौगोलिक सीमाएं इस तरह की हैं। तो इस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी अंतिम रूप से वस्तुएं एवं सेवाएं तैयार हो रही हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यदि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन इस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर हो रहा है तो उनका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा वो उस देश का क्या हो जाएगा, घरेलू उत्पाद हो जाएगा। और जब इस घरेलू उत्पाद की गणना करते समय हम अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन की परवाह नहीं करते हैं तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल पिछले कंसेप्ट की तरह। तो जब हम घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अवमूल्यन की परवाह नहीं करते हैं तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जब हमने चीज़ों का जो अंतिम मूल्य लिया, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन उस देश में हुआ है उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य लिया, उससे हमें घरेलू उत्पाद मिला, और हमने ये मान लिया कि इनकी वैल्यू में कोई भी डिवैल्यूएशन नहीं होगा, इनके मूल्य में किसी भी तरह का अवमूल्यन या मूल्यह्रास नहीं होगा। तो जो घरेलू उत्पाद हमें अंतिम रूप से मिला उसे हम कहेंगे ग्रॉस यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हमने इसमें से अवमूल्यन को घटा दिया, यानी जब हमने डिवैल्यूएशन को कंसिडर कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी माइनस डिवैल्यूएशन बराबर एनडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से यदि हम डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन को घटा दें तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हैं अगली अवधारणा की तरफ। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन की 4 अवधारणाएं या उत्पाद की 4 अवधारणाएं बनती हैं। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के 4 कॉन्सेप्ट उभर कर आते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी, यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने इन चारों जटिल अवधारणाओं को बहुत ही आसान शब्दों में तोड़कर रख दिया है और बहुत ही छोटे छोटे और आसान उदाहरणों के साथ हमने इनको समझ भी लिया है। तो अब आपको इन चारों प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इन चारों अवधारणाओं में से वृद्धि को नापने के लिए कौन सी अवधारणा सर्वोत्तम है। यानी इन चारों कॉन्सेप्ट जो उभर कर आए हैं उत्पाद के, यानी कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इन चारों में से वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी देश की ग्रोथ को बिल्कुल सही मायनों में मापने के लिए बिल्कुल उचित है। तो जब हम इन चारों अवधारणाओं के बारे में विकसित हमारी समझ के आधार पर सोचेंगे तो जो एक अवधारणा हमारे दिमाग में उभर कर सामने आएगी वो अवधारणा होगी शुद्ध राष्ट्र उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब इन्हीं 3 शब्दों में छुपा है, नेट और नेशनल प्रोडक्ट। जब हमने बात की थी नेशनल प्रोडक्ट की तो हमने उस देश के सभी नागरिकों को शामिल कर लिया था, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हों, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को हमने नेशनल प्रोडक्ट में यानी राष्ट्र उत्पाद में शामिल कर लिया था। और नेट है यानी कि हमने अवमूल्यन की अवधारणा को भी शामिल कर लिया। तो ये अपने आप में एक समग्र अवधारणा है क्योंकि इसमें हमने अवमूल्यन को भी शामिल किया और उस देश के सभी नागरिकों को हमने शामिल किया। इसलिए जो अवधारणा है ये अपने आप में ज़्यादा समग्र अवधारणा है। इसलिए जो एनएनपी है ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है किसी भी देश की ग्रोथ को नापने के लिए, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम राष्ट्र के सभी नागरिकों को शामिल किया जाता है और अवमूल्यन के पश्चात शुद्ध बढ़ोतरी को मापा जाता है। और ये जो एनएनपी है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये किसी भी देश की नेशनल इनकम भी कहलाती है क्योंकि इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल कर लिया और अवमूल्यन को भी शामिल कर लिया। तो जो बचा वही तो क्या होगा,
देश की नेशनल इनकम होगी तो इसे ही हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। खैर, नेशनल इनकम के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बहुत ज़्यादा विस्तार में बातचीत करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस अवधारणा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अवधारणा है साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। तो उन संपूर्ण साधनों की जो भी आय उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में जनरेट हो रही है, उस उत्पादन की प्रक्रिया में जितनी भी आय उन साधनों को हम प्रयुक्त करवा रहे हैं, या जितनी भी आय जनरेट हो रही है, उस संपूर्ण आय का जब हम योग करते हैं तो वो जो योग है, वो जो सम टोटल है, वो कहलाता है साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट। मान लेते हैं किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में हम निम्न साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो जितनी भी आय है मजदूरी के रूप में या लाभ के रूप में उनको प्राप्त हुई है, उन सब का जब हम योग कर लेंगे तो वो जो योग है वो योग क्या कहलाएगा? साधन लागत कहलाएगा। आसान शब्दों में समझें एक बार। तो आसान शब्दों में यह है कि किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में जितनी भी साधनों का हमने प्रयोग किया है, उन सभी साधनों की जो भी आय जनरेट हुई है, उन सभी आयों का, उन सभी इनकम्स का जब हम योग करेंगे, जब हम उनका टोटल करेंगे, तो जो टोटल निकल कर आएगा वो उस उत्पादन की प्रक्रिया की साधन लागत है, उस उत्पादन की प्रक्रिया की फैक्टर कॉस्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जिस अवधारणा के बारे में बात करेंगे वो है बाजार मूल्य। तो जब हम इस साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देंगे और रियायतों को यानी सब्सिडीज़ को, जो गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडीज़ देती है उनको घटा देंगे, तो जो निकल कर आएगा वो होगा बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू। क्या निकल कर आएगा? मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी कि कारक मूल्य प्लस शुद्ध कर बराबर बाजार भाव। शुद्ध कर शब्द का मतलब क्या हुआ कि जो भी रियायतें, जो भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो कभी भी अप्रत्यक्ष कर के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इन दोनों का जो सम टोटल निकल कर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और जो निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे शुद्ध कर। तो जो कारक मूल्य में शुद्ध कर के जुड़ने के बाद निकलेगा वो होगा बाजार भाव यानी कि मार्केट वैल्यू होगा। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न सिर्फ हमारे द्वारा अब तक डिस्कस की गई संपूर्ण अवधारणाओं को एक साथ समेटता है, बल्कि उनके बीच के महीन अंतर को भी बिल्कुल खोल कर रख देता है। इस चार्ट को समझने का मतलब हुआ कि अब तक डिस्कस की गई संपूर्ण अवधारणाओं को हम बिल्कुल स्पष्ट तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हमें प्राप्त करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रॉस से जब हमें नेट को प्राप्त करना है तो हम डीवैल्यूएशन को उसमें से घटा देंगे, मूल्यह्रास या कहें कि अवमूल्यन को उसमें से घटा देंगे। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि जीएनपी से एनएनपी एट मार्केट प्राइस को प्राप्त करने के लिए हमें अवमूल्यन को क्या करना होगा? घटाना होगा। अब इस तरफ की बातचीत करते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करना है। तो हमने बात की थी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना पड़ता है, और यहाँ हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करना है, तो हम उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करना है, यानी वही ग्रॉस से नेट, तो अवमूल्यन को घटा देंगे। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करना है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो वही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करना है, तो वही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त करना है, यानी ग्रॉस से नेट, तो अवमूल्यन को घटा देंगे। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? अवमूल्यन को घटा देंगे। और उसी तरह एनडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? नेट डायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे। तो बिल्कुल पूरा चार्ट हमने खोल के रख दिया और आपको पूरे कंसेप्ट जो है वो रिकॉल हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जिसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे वो है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्र आय। तो मैंने एनएनपी पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि एनएनपी को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि एनएनपी की अवधारणा में हमने अवमूल्यन को भी शामिल कर लिया और उस देश के संपूर्ण नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया है। यानी कि
यदि एनएनपी की गणना लागत मूल्य पर की जाए तो उसे ही उस देश की क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडीज़ को जोड़ देंगे तो जो मिला वो क्या हो गया, नेशनल इनकम हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अधिकांश विद्यार्थियों को कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न या संशय अवश्य रहता है, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि इसकी परिभाषा को शब्द ब शब्द स्पष्ट करते हुए चलें। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा कहती है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउज द कंपेरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर। यानी एक ऐसी अर्थशास्त्रीय थ्योरी है, ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो अलाउ करती है कंपैरिजन किन के बीच में, परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज, विभिन्न देशों की अपनी मुद्राओं की क्रय क्षमताओं की तुलना को फैसिलिटेट करती है ये परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राओं की क्रय क्षमताओं की तुलना कर सकते हैं। सामान्यतः जनरली पीपीपी एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता की तुलना यूएस डॉलर की क्रय क्षमता के साथ करती है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मानते हैं कि कोई एक देश है जो एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 5 पेन और 10 रजिस्टर का उत्पादन करता है। सिर्फ 5 पेन और 10 रजिस्टर का। समझ गए होंगे, ये एक काल्पनिक उदाहरण हम ले रहे हैं ताकि गणना में आसानी हो सके और समझने में थोड़ी सुविधा रहे। मानते हैं एक पेन की कीमत है 10 रुपये और एक रजिस्टर की कीमत है 16 रुपये, तो ये हो गया टोटल 210 रुपये। यानी 210 रुपये साल के अंत में उस देश की जीडीपी में जुड़ जाएंगे। अब हम मानते हैं कि जो प्रचलित मूल्य है एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 का है 70 रुपये के बराबर। तो इस देश की जीडीपी कितनी हो गई, 210 डिवाइडेड बाय 70, यानी कि $3 के बराबर इस देश की जीडीपी हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में तो हम देखेंगे किस तरह से जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, इसका आंकड़ा किस तरह बदल जाएगा। मान लेते हैं एक कप ऑफ कॉफ़ी जो यूएसए में हम $1 से खरीद पा रहे हैं वो इंडिया में जो है हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो यानी $1 जो है वो 10 रुपये के बराबर हो गया। अब फिर से बात करते हैं कि भारत की जीडीपी में, मान लेते हैं भारत, तो भारत की जीडीपी में साल के अंत में 210 रुपये जुड़ रहे थे, यानी कितने यूएस डॉलर जुड़ेंगे, $21। तो जहां भारत की नॉमिनल जो जीडीपी हो रही थी वो हो रही थी $3, और जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो बढ़कर हो रही है $21। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा उछाल आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी को देख रहे हैं, न कि नॉमिनल जीडीपी को देख रहे हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से हम किन्हीं दो देशों की क्रय क्षमताओं की, उनकी मुद्राओं की क्रय क्षमताओं की तुलना कर लेते हैं। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखते हैं तो चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है, यूएसए जो है वो लुढ़ककर सेकंड स्थान पे आ जाता है और इंडिया बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यूएसए फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड पर, इंडिया का 5th रैंक है। लेकिन जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो इंडिया आगे बढ़कर 5th से 3rd रैंक की तरफ आ जाएगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हम 2 बास्केट रखते हैं, बास्केट ए और बास्केट बी। बास्केट ए में भी हम उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जो बास्केट बी में रखते हैं। बास्केट ए को हम इंडिया में खरीदते हैं और बास्केट बी को हम यूएसए में खरीदते हैं। तो बास्केट ए को खरीदने में जितना पैसा इंडिया में लगेगा और बास्केट बी को खरीदने में जितना पैसा यूएसए में लगेगा, उन दोनों की जब हम तुलना कर लेंगे तो वही उन देशों की परचेजिंग पावर पैरिटी की तुलना हो जाएगी, उनकी क्रय क्षमताओं की तुलना हो जाएगी। और हम देख लेंगे कि $1 कितने रुपए के बराबर है। ठीक है, हमने देखा कि जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाती है, यानी भारत में उतने ही रुपयों में, यानी उतने ही डॉलर खर्च करके भारत में ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल हम अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा जो है हम अच्छी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाएंगे उतने ही रुपयों या उतने ही डॉलर को खर्च करके। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की, यानी व्यक्तिगत आय की। हम जानेंगे व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि व्यक्तिगत आय वह आय है जो एक व्यक्ति या उसका परिवार सभी स्रोतों से प्राप्त करता है, यानी सभी सोर्सेज से जितनी भी इनकम वो जनरेट करता है एज ए इंडिविजुअल और एज ए फैमिली या एज अ हाउस होल्ड, तो वो जो टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी पर्सनल इनकम।
अब हम अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। ठीक है, ये क्या है? तो सभी स्रोतों से प्राप्त आय में से यदि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को घटा दें तो वो जो आय बचेगी वही होगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्योंकि हम कितनी खर्च कर पाएंगे, जितनी हमने सभी सोर्सों से कमाई उस पर जब हम टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि उतना तो सरकार हमसे कर के रूप में ले ही लेगी, उसको तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे, व्यय नहीं कर पाएंगे, न तो अपने निजी उद्देश्य से उसको व्यय कर पाएंगे, न उसको बचत के रूप में रख पाएंगे। तो वो पैसा तो सरकार ने ले लिया, अब उसके बाद जो बचेगा वही वो विशुद्ध आय है जो हम खर्च कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो डीपीआई यानी कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बराबर निजी उपभोग व्यय, यानी हम अपने निजी उपभोग के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्लस घरेलू बचत यानी कि हम कितनी डोमेस्टिक सेविंग्स कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्योंकि जितनी भी व्यय योग्य आय होगी उसमें से हम दो ही तो चीज़ करेंगे, या तो हम उसमें से कुछ हिस्से को खर्च कर देंगे या कुछ हिस्से को बचा लेंगे। तो व्यय प्लस बचत क्या हो जाएगी? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाएगी। दूसरे टर्म्स में बात करें तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे ये टॉपिक आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो जब टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है पर कैपिटा इनकम। सीधी सी बात है कि जितनी उस देश की टोटल नेशनल इनकम है उसमें उस देश की जनसंख्या का जब हम भाग देंगे तो हमें औसतन उस देश के प्रत्येक नागरिक के हिस्से आने वाली आय की गणना हम कर पाएंगे और उसे ही कहते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग माध्यमों पर मुझसे जुड़ने का संपर्क सूत्र देख पा रहे होंगे। आप इन अलग अलग माध्यमों पर मुझसे सीधा जुड़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अपने सफ़र को और अधिक सहज और सुविधाजनक बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाते रहने के लिए जुड़े रहें DS एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।